इसके बाद जो आगे का पूरी बातचीत है वो हम हो सकता है कि कल करें या फिर आगे अगर समय मिलेगा तो कल करेंगे, लेकिन ये है कि आज हम यहीं इसी के साथ इस चीज़ को ख़त्म करते हैं और सभी को धन्यवाद, नमस्कार। इन बैंकर्स ने नियंत्रण कैसे किया ये इतिहास आप बैंकों के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, अगर कल समय मिला तो आपको वो भी करेंगे। लेकिन अभी कुछ और महत्वपूर्ण ऐसे स्पीकर्स हैं, ऐसे वक्ता हैं जिनको आपको सुनना चाहिए और वो हम एक एक करके उनको आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा वीरेंद्र भाई को, वीरेंद्र सिंह, आइए आप स्टेज पे आइए। वीरेंद्र सिंह जी का इतिहास ये है कि मैं इनसे मिला था उस समय भाई राजीव दीक्षित जी के कार्य को आगे बढ़ा रहे थे, और आज जब ये जो पूरा कोरोना का ये षड्यंत्र चला तो इन्होंने पूरा एक मास्क को लेकर जिस तरह से लड़ाई लड़ी है तो वो अद्भुत है। और उस चीज को लेकर इन्होंने हरिद्वार से लेकर कई जगह पर्चे भी बांटे, इन पे अज्ञात रूप से केस भी दर्ज किए गए, और इन्होंने मेट्रो में भी बहुत बार लोगों से, जो पुलिस कर्मी है वहां से, उनसे लड़ाई की और उनसे बिना जुर्माना दिए ये छुट के आए और काफी संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप रखें और युवाओं का एक आदर्श बन के कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी माननीय जो लोग उपस्थित हैं सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात थोड़ी देर में कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरे बाद अंबर भाई को बोलना है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा उनको भी समय ज़्यादा मिले क्योंकि उनकी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बाकी जुर्माना तो मैंने दिया था, नीलेश जी को फ़ोन किया था तो नीलेश जी ने कहा कि एक्सटॉर्शन का प्रूफ रख लो, काम आएगा। तो जुर्माना मैंने दिया बाद में, 1 घंटा उन लोगों के बाद। वो तो बेचारे तंग ही हो गए थे, बोल रहे थे कि साइड में ले जाके आप चले जाओ भाई साहब, हम नहीं लेंगे आपसे। नहीं, मैं आप तो लेना पड़ेगा। तो मैंने देखिए क्या है कि इतने सारे ज्ञानी लोग बैठे हैं तो मैं सुनने के लिए ज़्यादा आतुर रहता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं सब लोग दे देते हैं थोड़ा समय। मैं एक छोटी सी कहानी सुना चाह रहा था। अफ़गानिस्तान में जब ब्रिटिशर्स ने कब्ज़ा करने के लिए जैसे भारत को गुलाम बनाया तो 1842 के लगभग के समय था वो। तो ये लोग गए 16,000 की सेना लेकर और इन्होंने अफ़गानिस्तान में वही किया जो भारत में ये करते थे कि फूट डालो राज करो। और इन्होंने एक राजा को दूसरे राजा से भिड़ाना, उसको बोला कि ये तेरे को मारने की साजिश कर रहा है, ये तुझे मारने की साजिश कर रहा है, और दोनों का आपस में संवाद नहीं होने देते थे, जिसके बारे में भी एक दूसरे को ये भिड़वाते थे, एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे। तो इनकी किस्मत ऐसी ख़राब थी कि 2 लोग जिनको ये, मैं थोड़ा शॉर्ट में सुना रहा हूँ, लंबी कहानी है, कि 2 जो राजा थे वहाँ के, उन दोनों का संवाद हो गया गलती से, और उनको पता लगा कि भाई तू मुझे मारने की साजिश क्यों कर रहा है। उसने, मैं तो नहीं कर रहा, अरे तेरा लेटर है मेरे पास, दे किया। ये लोग देकर गए अंग्रेज़ मुझे, नहीं मैंने तो नहीं किया, तो साइन मेरा है ही नहीं। तो उसने, अरे ऐसे कैसे हो गया। तो दोनों का संवाद हो गया, उनका समझ में आया कि बेवकूफ़ बना रहे हमें। तो अब आपको मैं ये कहानी सुनाऊँ, इसका मैं कनेक्शन बिठाऊँगा क्यों सुना रहा हूँ आपको कहानी। तो उन लोगों को समझ में आ गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ। तो 4 साल का लगभग का समय था जिसमें ब्रिटिशर्स ने ये सब कर रहे थे। तो जब उनकी पोल खुली तो 16,000 में से केवल 1 अंग्रेज जिंदा बचकर वापस भारत आया था, घोड़े पे बैठ के, कोई डॉक्टर था, बाकी सबको काट दिया इन लोगों ने। लेकिन ये बात इन अंग्रेजों ने भारत में पता नहीं लगने दी कि हमारा इतना बुरा हाल अफगानिस्तान में हुआ। बात की और कहानी, वो दोबारा गए थे तो अफगानिस्तान कभी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर कभी रहा नहीं, वो ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट के रूप में था। तो ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो गलतियाँ अभी भी कर रहे हैं, मैं सच बताऊं कि अभी काफ़ी सारे युवाओं से बात होती है तो उनके मन में यही रहता है कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तो भावनाएं ज़्यादा प्रबल होती हैं बजाय प्रैक्टिकलिटी के। वो समय भावनाओं का थोड़ा चला गया है, तो भावनाओं से हम शामिल हो सकते हैं लेकिन काम हमें प्रैक्टिकलिटी पे ही करना पड़ेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो गलतियाँ, जो फूट डालो राज करो की दूसरे देशों ने समझ, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए। हमारा देश, बहुत सारे कारण थे गुलाम बनने के, उनमें से एक ये भी था कि हमारा सद्गुण जो है वो विकृति बन गया। हमारा सद्गुण क्या था कि हम लोग कोई मेहमान आता था उसका सम्मान करते थे, या किसी को एग्रीमेंट जो होता था कि अगर वो रिटर्न में कर रहा है तो मानते थे कि और ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति है। हम तो केवल वर्बल चलता था, मूंछ के बाल से भी हम लोग गिरवी रखकर महाजन से कर्जा ले लिया करते थे। लेकिन जो सद्गुण हमारा रहा कि हम लोग, दूसरा सामने वाले अंग्रेज हमारा जो है संधियां तोड़ रहे हैं, हमें धोखा दे रहे हैं हमारे सामने, ये हम लोग अपने सद्गुण पे कायम हैं। तो इस सद्गुण को विकृति नहीं बनने देना है। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, हम बहुत सारे साथी मैं देखता हूँ भावनाओं से भरे होते हैं, लेकिन हमारा सद्गुण जो है वो ये जो
जो ताकतें हैं जो हम लोगों को नुकसान पहुंचा रही है उन सबको प्रबल करते जाती है। तो सद्गुण जरूर रखिए। जैसे अभी वैक्सीनेशन का भी था तो बहुत सारे लोग बोले कि क्या करें इसके लिए, तो मैंने कहा इस देश में भ्रष्टाचार जो है उसका कभी कभी फायदा होता है, तो मैं उस बारे में बोलूंगा नहीं, लेकिन लोगों ने उसका फायदा उठाया। तो कई लोग नहीं ये तो गलत बात है, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनको बोला नहीं आप करिए बिल्कुल, क्योंकि आदर्शों का हमारे देश में कभी भी रामायण महाभारत के यदि आप देखेंगे, और अभी भी जी शायद आपने सुना होगा कि गर्दन धड़ से अलग हो जाती थी लेकिन धड़ जो है लड़ता रहता था। इस सुनने में कोई कल्पना लगती है लेकिन ऐसा सच था। तो ये ताकत कहाँ से आती थी? ये आती थी जब आपके पास अध्यात्म की ताकत होती थी, आपके पास साधना की ताकत हुआ करती थी। वो केवल ऐसे नहीं कि आप आंख बंद करके आलती बालती मारकर सुखासन में आप बैठ के ओम जपने लगे, नहीं। अध्यात्म बहुत तरह का होता है जिसमें आप साधना बहुत तरह की करते हैं, तब आपके अंदर वो ताकत आती है। तो रामायण महाभारत कभी भी आप देखिएगा उसमें कभी भी रामायण महाभारत को इतिहास की तरह नहीं लिखा गया। डेट्स की इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को ये हुआ था, ऐसा नहीं लिखा गया, क्योंकि वो चाहते भी नहीं थे कि ये इतिहास का पार्ट बने। क्योंकि इतिहास का जब वो पार्ट बनता है तो जो उसके मूल आदर्श हैं वो इतिहास के साथ समय के साथ जो है वो चले जाते हैं। इसीलिए रामायण महाभारत के जो आदर्श हैं आज तक जिंदा है, क्योंकि वो कभी इतिहास का पार्ट नहीं बने। तो हमें ये लगता है कि इतिहास का पार्ट नहीं बनने के कारण ही आज भी हम राम का नाम, राम के आदर्श, श्री कृष्ण के आदर्शों का हम पालन करते हैं। तो हम उन्हीं के वंशज हैं, उसी के हम परंपरा के लोग हैं। लेकिन हमें आज जिस तरह से हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है, मुझे लगता है कि जैसे अभी भाई ने बोला कि हमें ये सारे जो षड्यंत्र हैं, षड्यंत्रों के लिए, तो मुझे एक याद आता है कि हमारे जो जब 10 साल पहले इस काम में मैं आया था, क्योंकि मैं थोड़ा मन की बात करना चाह रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं किस बारे में बात करूं, लेकिन मैं अपने जीवन का एक छोटा सा एक शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे मन में बहुत सारी दुविधाएं थी कि अरे हम तो ऐसा नहीं करना है, गलत नहीं करना, अच्छा नहीं करना है। तो बहुत टेंशन ऐसी कि दुनिया भर से भिड़ते रहते थे हम लोग, लड़ते रहते थे सभी से, क्योंकि ये ज्ञान जो मिला है, राजीव भाई का कोई ज्ञान मिला है तो दुनिया गलत है, ये गलत है। तो हमें समझ में आया कि ये जो काम हमने पकड़ा था ये मन की शांति के लिए पकड़ा था, लेकिन ये मन की शांति तो खत्म हो गई उल्टा। हम लोग जैसे पढ़ाई करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। हम लोग उसके बाद अगर नौकरी करते हैं तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद विवाह अगर करते हैं तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारा पढ़ाई जो हमारे बच्चों की सुसाइड का कारण बन रही है, नौकरी हमारे स्वास्थ्य को गिरा रही है, विवाह होने के बाद हमारे जीवन में कलह कलेश ज्यादा बढ़ गए हैं, बच्चे होने के बाद हमारा जीवन और दुख में होता जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है? तो समझ में आने लगा कि जितना भी हम समाज का काम करने निकले हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को साधना के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा इसको झेलने की ताकत जब तक नहीं अपने अंदर डेवलप करेंगे तो हम लोग मानसिक रोगी खुद बनने वाले हैं अंदर। तो ये बहुत सारे युवाओं की स्थिति में देखी है, बकायदा वो जितना जो प्रोपेगेंडा अभी पूरा शिवांग भाई ने बताया है, इतना सुनने के बाद कई यंगस्टर्स और जो जैसे पूरा प्रोपेगेंडा वो पढ़ते हैं, वो मैंने देखा वो मुझे फोन करके बोलते हैं कि भाई डिप्रेशन में आ गए हम लोग, हम लोगों को समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी ताकतें हैं तो क्या किया जाए, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं फिर उनको यही बात बोलता हूँ कि आप लोग जितने आपकी क्षमता है पाचन करने की उतना ही खाओ, इतना ज्यादा मत घुस जाओ चीजों। जैसे अभी एक भाई था, वो अभी फ्लैट अर्थ और राउंड अर्थ पे बोल रहा था, मैं उसका सम्मान करता हूँ, भाई आप बुरा मत मानना, मैं आपके लिए कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। मैं ही कहता हूँ कि चाहे फ्लैट है, चाहे राउंड है, चाहे गोल मूव कर रही है नहीं कर रही, उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। फ्लैट और राउंड के चक्कर में पड़कर हम जैसी भी है हमारे साथ, चाहे फ्लैट है राउंड, उसे बचा तो नहीं हम कम से कम, महत्वपूर्ण बात वो है। लेकिन हमारे युवा क्या कर रहे हैं कि ऐसे विषय उनके सामने पासे फेंक दिए गए हैं, उन पासों में ही वो उलझ के रह जाते हैं, उन पासों में उलझ के रह जाते हैं। जैसे एक अभी फ्रेंच एक साइंटिस्ट था, उसकी डेथ हो गई उनकी, उनका एक वीडियो वायरल हो गया कि उन्होंने ये कहा कि वैक्सीन लगाने वाले लोग 2 साल में मर जाएंगे। ना कभी उनका ऐसा कोई वीडियो आया, ना कभी उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन वो बस फॉरवर्ड हो गया, लाखों लोग देख रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब हुआ क्या, ये लोग खुद अपनी तरफ से ऐसे पासे फेंकते हैं जिसमें हम लोग सेंसेशनलाइज करके उसमें फंस जाते हैं और फिर गलत साबित होकर बाकी सब लोग हमको मूर्ख समझते आ रही है, सब लोग तो ऐसे ही फालतू की बातें करते रहते हैं। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ, छोटा सा थोड़ा जो जितना भी समय मिला है, कि ज्यादा बहुत सारी बातें बोलने की बजाय कि एक ऐसी बात जो आपको घर लेकर जाएं। आप इतने सारे युवा देश भर से आए हैं, बाकी तो हम लोग यूट्यूब पे बोलते ही रहते हैं कि आप सभी लोग
जितना आपकी क्षमता है उससे ज्यादा अध्ययन मत करो, क्योंकि ये जो विचार जो सुनते हैं और जो देखते हैं वो भी एक तरह का आहार है। जब जंक फूड आप फालतू का खाओगे, ज्यादा खाओगे, तो पेट में अपच की प्रॉब्लम होगी। ठीक वैसे ही आप अगर जो नहीं पढ़ना है वो भी पढ़ोगे, जो नहीं सुनना है वो भी सुनोगे, जिसको नहीं सुनना है उसको भी सुन लिया, तो इसका भी विचार आ गया। कोई एलियन की बात करता है कि इसमें एलियन आ गए, कोई बात जो आपको जरूरत नहीं है मत सुनिए उसको, नहीं तो आप लोग गुम हो जाएंगे, किसी एक दिशा में काम नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर बुलाने का क्या कारण था, कल मैं कुछ युवाओं से बात कर रहा था, तो हर कोई अलग अलग विषय पे चाहता है, शिक्षा पे हो जाए, उस पर हो जाए, तो लेकिन हमें ये लगता है कि हम सबको अभी जो भी दिनेश जी हैं और बाकी सब जो गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, इन सब की लीडरशिप के अंदर हम लोगों को समर्पण भाव डालकर काम करना पड़ेगा। हो सकता है हम लोग, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझसे बहुत ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज्ञानी हो गया। आप सबकी भूमिका भी जब आगे समय आएगा, जैसे राजीव भाई का जब पहला पुण्यतिथि थी सेवाग्राम में, तो हम उस समय वहां पर थे, तो कुछ लोगों को टॉयलेट की जिम्मेदारी देनी थी कि भाई टॉयलेट की तरफ डायरेक्ट करना है लोगों को। तो वहां पे देश भर से बड़े जोशीले युवा और लोग आए हुए थे, ज्ञानी लोग आए हुए थे, तो किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया कि भाई ये जिम्मेदारी हम लेंगे। कहते हम तो देश का बड़ा काम करने आए, ये काम करने के लिए थोड़ा ना आए थे हम यहाँ पर। अब मेले को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो जिम्मेदारी किसी को तो निभानी पड़ेगी ना। लेकिन हम लोग सोचे हम तो बड़ा काम करने आए, तो छोटा काम नहीं करेंगे, तो छोटे छोटे काम करते ही वो पूरा मेला सक्सेसफुल भी बनेगा, देश का काम भी ऐसे ही होगा। तो आप सबसे बस यही निवेदन है कि यहाँ से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा मत रखिएगा कि एकदम से कल ही आपको ऐसा कुछ बता दिया जाएगा कि जादू की छड़ी। धीमे धीमे ये बिल्डअप होता है, धीमे धीमे आप लोगों से परिचय हो रहा है, ये सब लोग अपने विचार जो रख रहे हैं, तो धीरे धीरे बिल्डअप होगा। जो जिम्मेदारी आपको दे दी जाएगी उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा लेंगे तो हमें लगता है कि ये जो यज्ञ है ये संपूर्ण होगा। नहीं तो हम लोग दुनिया भर के विषय, अनावश्यक विषयों में फंसे रहेंगे तो गुम हो जाने वाले हैं। खासकर मैं युवा साथी जो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बस ये मैं कहना चाहता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भाई, बहुत ही अच्छा आपने रखा और बहुत ज्यादा संघर्ष जिस तरह से कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर सही में वीरेंद्र भाई जैसे ही हम सोच रहे हैं कि जितने युवा वीरेंद्र भाई की सोच के, उनके जज्बे के, अगर सही में वो युवा हैं और 100 युवाओं की जो हमें तलाश है, जो स्वामी विवेकानंद को थी, जो हमें लग रहा है कि यहाँ से पूर्ण हो जाएंगे, तो देश में परिवर्तन आना तय है।